अच्छा जी, तो हमने पार्शियल फ्रैक्शंस बना दिए। अब इन पार्शियल फ्रैक्शंस को सिंपली इन्होंने थोड़ा सा हमने इसका ऑर्डर चेंज करके रखा हुआ है सॉल्व करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि देखें ये वाला स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, तो इसको इधर रखा है और इसको इधर रखा है, ऑर्डर चेंज करके रखा हुआ है नीचे जो इन्होंने सॉल्व किया है, तो कोई इशू नहीं है, उसका इतना बड़ा मसला नहीं है। देखें अब ये वाला टर्म है ए, ये टर्म है बी, ये टर्म है डी और ये टर्म है सी। ठीक है जी। पहला टर्म अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड आप देखेंगे, कल भी मैंने आपको बताया था कि जब भी डिनोमिनेटर में एस आ जाए, उसके साथ कुछ प्लस में हो या ना हो, अगर अपान में एस आ जाए तो समझ लीजिए उसका आंसर क्या होगा, यू ऑफ टी आंसर होगा उसका। सही है, इतना आप अपने जहन में रख लें। तो पहला जो टर्म लिखा हुआ है उसका आंसर क्या आएगा, उसका आंसर आएगा u ऑफ टी। ये नीचे वाले आंसर पे अभी आप फोकस ना करें, जो मैं लिख रहा हूं उस पे फोकस करें। देखें ये पहला वाला, दिस इज ए बी डी एंड सी। इसका मैं लेप्लेस इस तरफ लिखता हूं कि ये बराबर हो जाएगा v ऑफ टी इक्वल टू, पहला वाला 1/s है सीधा सीधा, तो इसको हम लिखेंगे u ऑफ टी। ठीक है जी। दूसरा वाला 14 है, उसके साथ माइनस में 14 सेम आ जाएगा, बाकी उसके पीछे क्या है, s है, इसका मतलब है इसके साथ u ऑफ t भी आएगा। सही है। और s प्लस 1 है, इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी शिफ्ट प्रॉपर्टी है ये। मैंने कल बताया था कि अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में प्लस या माइनस होगा तो उसका एक्सपोनेंशियल जाके बनेगा, तो इसका एक्सपोनेंशियल क्या बनेगा, एक्सपोनेंशियल -1t। अब 1 लिखेंगे नहीं, सीधा सीधा t लिख देंगे। फिर तीसरा है +13 +13, अगेन s है तो इसका मतलब है u ऑफ t आएगा इसके साथ, और s के साथ +2 है तो वो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट है, और फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की वजह से टाइम डोमेन में एक्सपोनेंशियल ऐड होगा, तो e पावर -2t। तो ये तो हो गए सीधे सीधे 3 टर्म्स जिनका लैप्लेस आ गया एक्सपोनेंशियल डोमेन में। सही है। चौथा वाला जो है विच इज द सी, इस सी पे थोड़ा सा फोकस कीजिए। इसमें एक प्रॉपर्टी यूज होने वाली है जो कि मैंने आपको बताई थी, लैप्लेस पेयर्स में लिखी हुई है, आपको याद हो। 30 मल्टीप्लाई यू ऑफ हाँ टी। हाँ जी, हाँ जी, याद करें मैंने आपको बताया था कि अगर 1/t लिखा हुआ होगा तो उसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या आता है, एस स्क्वायर आता है। सही है। अब ये, सॉरी ये मैंने उल्टा लिखा है थोड़ा, ये t का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म होता है 1/s स्क्वायर। मतलब जब स्क्वायर आ जाए s के ऊपर तो पॉसिबिलिटीज थोड़ी ओपन होती है। अब यहाँ पे सिर्फ s पे स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर किसके ऊपर है, s+2 के ऊपर है। तो मसला क्या है यहाँ पे, मसला ये है कि यहाँ पे 2 से 3 प्रॉपर्टीज यूज होंगी। एक तो ये s अकेला जो है अंदर जो लिखा हुआ है s सिर्फ, उसकी वजह से क्या आएगा, उसकी वजह से आएगा u ऑफ t। ये मैं बात कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ s की। सही है, ये जो s मैंने येलो से मार्क किया सिर्फ इस s की वजह से आएगा u ऑफ t। इसके साथ जो +2 लिखा हुआ है उस +2 की वजह से आएगा एक्सपोनेंशियल -2t। और ये जो होल स्क्वायर इसमें ऐड हुआ है अपान, इसका जो पूरा होल स्क्वायर है, इस पूरे होल स्क्वायर का मतलब ये वाला जाके निकलेगा, ये 1/s स्क्वायर का, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा t के साथ। तो देखिए इसमें बेसिकली 3 प्रॉपर्टीज है, एक सीधा सीधा स्टेप फंक्शन, दूसरा फ्रीक्वेंसी शिफ्ट, और तीसरा इसके ऊपर पावर आई हुई है 1/s स्क्वायर की तरह, तो होल पावर जो है वो चली जाएगी फंक्शन t के अंदर। तो ये टेबल को अगर आपको थॉरली टेबल थोड़ा जहन में है तो ये फार्मूला बनाना फिर मुश्किल नहीं है।
सही है। अब इसमें क्या है, चारों टर्म्स में आपको नजर आएगा u ऑफ टी कॉमन है, तो क्या किया, यहाँ पे u ऑफ टी कॉमन ले लिया, बाकी जो बचा उसको ब्रैकेट में रख दिया, बात खत्म। और यहाँ पे 22 जो है वो सेम आएगा, उसको भी रखा हुआ है। सो दैट इज हाउ यू कैन डू द इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, जब आपको पार्शियल फ्रैक्शंस आप पहले बना लेते हैं। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो, कोई सवाल हो, कोई बात समझ में ना आई हो तो पूछ ले। जो इनवर्स लैप्लेस किया है, दूसरा पार्ट स्टेप 2 जो है इसका, सबको क्लियर है ये? Yes, sir. चले, अब चलते हैं, दो एग्जांपल्स हो गए कल से, अभी दो एग्जांपल्स लैप्लेस के हमने और करना है, फिर मैं जान छोड़ दूंगा लैप्लेस की, ठीक है, ताकि एक कंप्लीट पैकेज आपको मिल जाए लैप्लेस ट्रांसफॉर्म का। और याद रखें, अलबत्ता हमने 3-4 क्लासेस लगा दी हैं लैप्लेस ट्रांसफॉर्म के ऊपर, मगर ये चीज जब आपको लैप्लेस ट्रांसफॉर्म की कहानी क्लियर हो गई तो आगे जो दीगर ट्रांसफॉर्म्स होंगे उनमें इन्हीं की चीजें कुछ आगे पीछे होके यूज होंगी, तो हमें आगे वाले टॉपिक समझने में लैप्लेस हेल्प करेगा। अलबत्ता एज इट इज रिपीटेशन नहीं है, वो चीजें अलग है, मगर एक एनालॉगस, उसको आप एक एनालॉजी बना सकते हो। पर्टिकुलरली जो यूजेज ऑफ प्रॉपर्टीज है लैप्लेस ट्रांसफॉर्म का, वो आगे फोरियर ट्रांसफॉर्म, जेड ट्रांसफॉर्म, इन सब पे वो सारे के सारे यूज होंगे। इसीलिए इस पे मैंने थोड़ा ज्यादा टाइम लगाया है कि आपको क्लियरली समझ आ जाए। अच्छा, अब एक एग्जाम्पल करते हैं कॉम्प्लेक्स पोल्स का, सही है। और कॉम्प्लेक्स पोल्स के ऊपर हम एक एग्जांपल करके फिर एक एप्लीकेशन करेंगे लैप्लेस ट्रांसफॉर्म की, और फिर हम चले जाएंगे फोरियर सीरीज पे। देखें, ये क्वेश्चन गिवन है हमें, कहते हैं भाई इसका इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हुए इसका टाइम डोमेन मालूम कीजिए। मतलब ये h ऑफ s गिवन है, इस h ऑफ s का h ऑफ t मालूम कीजिए। और एच ऑफ टी मालूम करने के लिए हमें एक चीज समझ पड़ रही है कि इसके डिनोमिनेटर में सिंपल पोल्स तो नजर नहीं आ रहे, एक अलबत्ता लिखा हुआ है s+3। उसके आगे की कहानी एक इक्वेशन लिखी हुई है, और इस इक्वेशन के जब हम रूट्स मालूम करेंगे तो इसके लिए हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना पड़ेगा, और क्वाड्रेटिक फार्मूला इस पे अप्लाई करेंगे तो हमें कॉम्प्लेक्स रूट्स मिलेंगे। मतलब हम कहेंगे यहाँ पे पोल्स कौन से हैं, कॉम्प्लेक्स पोल्स हैं। कोई भी इस तरह का इक्वेशन आपको गिवन हो ना, और आपको डाउट हो कि इसके पोल्स रिपीटिंग होंगे, सिंपल होंगे या कॉम्प्लेक्स होंगे, तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लीजिए इस पे। वो बता देता हूं, ज्यादातर पता होगा आपको, -b+-b² -4ac/2a। और इस क्वेश्चन में a बराबर है =1, b बराबर है 8 और c बराबर है 25। सही है। ये वैल्यूज जब इस फार्मूला में पुट करोगे तो आपको जो s की दो वैल्यूज मिलेंगी, क्योंकि s स्क्वायर है तो कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक फार्मूला में हमेशा दो वैल्यूज रिटर्न करेगा, तो दो वैल्यूज जो मिलेंगी वो कॉम्प्लेक्स होंगी, उसमें एक रियल पार्ट होगा, एक इमेजिनरी पार्ट होगा। मतलब आपको आंसर मिलेगा a+i/b और a-i/b, इस तरह से आंसर मिलेगा। या तो आएगा 2+3i और 2-3i या कुछ और। मतलब आंसर ऐसे आएगा कि एक रियल पार्ट होगा और एक इमेजिनरी पार्ट होगा। इसी वजह से इस तरह के क्वेश्चंस जो होंगे उसको हम कहते हैं कि यहाँ पे पोल्स कौन से हैं, कॉम्प्लेक्स पोल्स हैं। और याद रखें, कभी भी ये गलती ना करना कि जब इस तरह की इक्वेशन मिली हुई हो आपको और आप उठा के यूं समझ लें कि ये कॉम्प्लेक्स पोल वाला केस है, पहले कंफर्म कर लेना क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करके, क्योंकि ज्यादातर कंफ्यूज करने के लिए ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन इक्वेशन में गिवन हो और उसको जब हम सिंप्लीफाई करें तो वो रिपीटिंग पोल हो जाए या सिंपल पोल्स हो जाए। फॉर एग्जाम्पल आपको ये गिवन हो s अपॉन लेट से s+1 और s² + 4s
प्लस 4। अब ये जो इक्वेशन गिवन है इसका मतलब है s प्लस 2 होल स्क्वायर, मतलब ये रिपीटिंग पोल वाला केस है। और आप इसको लेके चले जाओ कॉम्प्लेक्स पोल्स में, तो उसमें फिर आपको कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। लिहाजा इस तरह की जो भी इक्वेशन गिवन हो उसको पहले फैक्टराइज करके देखना। फैक्टराइज करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, मिडिल टर्म ब्रेक से भी होता है, परफेक्ट स्क्वायर से भी होता है, और डिवीजन करके भी हो सकता है, ये रिमाइंडर थ्योरम होता है उससे भी हो सकता है, और क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी हो सकता है। तो ये 4-5 मेथड्स हैं, उनमें से कोई एक अप्लाई करके देख लेना, आपको आइडिया हो जाएगा कि जो पोल्स हैं वो कॉम्प्लेक्स है, रिपीटिंग है या सिंपल है। एक दफा ये कंफर्म हो गया तो फिर मेथड्स आपको पता है, तो ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो क्विजेस में, मिड टर्म में, फाइनल में देखने में आपको कॉम्प्लेक्स पोल्स नजर आ रहे हो, और आंसर जो आप अल्टीमेटली उसको जब आप थोड़ा फर्दर देखें तो आपको नजर आ जाए कि ये रिपीटिंग पोल्स हैं या सिंपल पोल्स हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसके लिए आप अलर्ट रहिएगा। अच्छा जी, अब कहानी को लेट्स कट इट शॉर्ट। ये चीज कंफर्म्ड है, इसको हम वेरीफाई नहीं कर रहे क्योंकि कंफर्म्ड केस है, ये एग्जांपल है ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स का, तो इसको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। अब हम बनाएंगे इसका पार्शियल फ्रैक्शन। पहला टर्म, एक्सक्यूज मी सर, जी बोले। सर मैंने इसको वेरीफाई किया है। जी जल्दी बोले। तो ये मेरे पास -8 प्लस माइनस √36/2, मतलब प्लस अंडर रूट माइनस, खत्म एक करेंगे सेकंड तो एक 6 सेकंड आएगा हमारे एक पास। सेकंड प्लस माइनस अंडर रूट में क्या आ रहा है? प्लस माइनस तो अंडर रूट, इसका आंसर किस तरह होगा फिर अगर सुन लेना, सुन तो ले। प्लस माइनस अंडर रूट में क्या आ रहा है आपके पास? -36? -36। अच्छा, अब आपको पता है जब अंडर रूट में माइनस आता है तो क्या होता है? सर अंडर रूट सुन लेना, में देखें सर आयोटा। सर प्लस हो जाएगा जी ना अंडर रूट? नहीं, आयोटा आएगा। देखो भाई ऐसे लिखा हुआ ही है, -36 ऐसे लिखा हुआ है, -1 मल्टीप्लाइड बाय 36। बाकी सारा का सारा सेम है, प्लस माइनस, फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ -1 मल्टीप्लाइड बाय √36, अलग अलग कर दिया। याद रखें हिफ्जा, ये जिंदगी भर याद रखना कि जब भी आपको अंडर रूट में माइनस मिलेगा तो कैलकुलेटर उसका आंसर नहीं देगा, उसका आंसर इमेजिनरी आएगा। मतलब ये है कि मैथमेटिक्स के पास अंडर रूट -1 का आंसर नहीं है, लिहाजा उन्होंने कहा हुआ है कि अंडर रूट -1 जहां पे भी आए तो उसको आयोटा के बराबर कर दो, आयोटा या जे। कब कोई बुक्स उसको जे से लिखती है, कोई बुक्स उसको आई से लिखते हैं, और ये इमेजिनरी नंबर है। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो -1 बराबर हो जाएगा आयोटा स्क्वायर के, ये मशहूर है, ये सुना होगा आपने। अच्छा, इसको कैसे सॉल्व करोगे? अब अंडर रूट -1 की जगह पे क्या आ जाएगा? आयोटा, और 36 का आंसर क्या आ जाएगा? 6। तो अब जो भी आपके पास आंसर है, पहले क्या है? प्लस माइनस से पहले क्या है? 8। तो आपके पास आंसर आया है 8 ± 6 आयोटा, अपान में क्या है? 2। 2। तो अपान में है आपके पास 2, ऊपर से 2 कॉमन ले लीजिए, तो ऊपर क्या बचेगा बाकी? 4 ± 3 आयोटा। सही है, ऊपर वाला 2 और डिनोमिनेटर वाला 2 खत्म हो जाएगा। इसका मतलब है आंसर क्या आया है आपके पास? आंसर आया है 2 + 3 आयोटा और 2 - 3 आयोटा। मैंने कहा था ना इस तरह से आंसर आएगा। तो ये कौन से वाले रूट्स हैं? कॉम्प्लेक्स है, एक रियल पार्ट है, एक इमेजिनरी पार्ट है। तो ये जो ये मामला है ना, आपको ये कंफ्यूज करना है। जी राव, क्या कह रहे हो? सर मैं कह रहा हूँ 2 तो नहीं आएगा, 4 आएगा ना? आप 4 लिख दें भाई, अब ऐसी बच्चों वाली गलतियां नहीं निकाला करो ना यार। 4 आएगा, सही कह रहे हो यार, शाबाश, 4 आएगा, क्योंकि 2 कॉमन ले लिया तो ऊपर 4 + 3 बचेगा। हिफ्जा समझ में आया बेटा आपको? जी सर। तो ये कॉम्प्लेक्स पोल्स इस तरह से आएंगे। याद रखें जब क्वाड्रेटिक फार्मूला आप अप्लाई करोगे ना, तो उसमें हमेशा अंडर रूट में माइनस आता है ज्यादातर। जो कॉम्प्लेक्स रूट्स आने होंगे ना, तो अंडर रूट में माइनस बचेगा, आंसर माइनस में बचेगा। जब b² - 4ac को सॉल्व करोगे तो उसका आंसर नेगेटिव आएगा। जब भी अंडर रूट के अंदर
क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आंसर आने लगे तो समझ लें यहाँ पे आयोटा आएगा। क्योंकि वैसे अगर आप कैलकुलेटर के पास जाएं और उसको बोलें कि मुझे अंडर रूट -36 का आंसर दें तो कैलकुलेटर नहीं देता इसका आंसर, क्योंकि उसको ये बताया ही नहीं गया, उसको प्रोग्राम में, उसके प्रोग्राम में ये इंक्लूडेड ही नहीं है। हाँ, जो एडवांस कैलकुलेटर है वो फिर आपको आंसर दे देंगे 6 आयोटा, उसका आंसर वो आपको दे देंगे 6 आयोटा, मगर एग्जैक्ट आंसर नंबर में नहीं देंगे, क्योंकि अंडर रूट -1 का मैथमेटिक्स के पास जवाब नहीं है, वो इमेजिन किया हुआ है मैथमेटिक्स में। आपको पता है ना, मैथमेटिक्स वाले जहां फंसते हैं वहां सपोज, लेट अस इमेजिन, इस तरह की बातें कर लेते हैं। तो यहाँ पे अंडर रूट -1 के पास ये फंसे हुए मैथमेटिशियंस, उन्होंने इमेजिनेशन की हुई है और जिंदगी भर की इमेजिनेशन है ये। अंडर रूट -1 का आंसर है आयोटा। वेरीफाई हो गया, चले अच्छी बात है, वेरीफाई हो गया, कंफर्म हो गया। अब असल क्वेश्चन कर ले। कोई बोले तो सही भाई। जी सर, जी 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 शाबाश। कौन बोला ये? हमजा सर। हाँ हमजा, बड़े दिनों के हमजा बाद, हमजा बड़े दिनों के बाद नजर आए हो भाई तुम, बड़े दिनों के बाद बोले हो। सर आज लेट आया था, एक्चुअली मैंने लेट ज्वाइन किया। हाँ समझ आती है ना, जब ही तो मैंने बोला कि कौन बोला है। अच्छा जी, तो अब इसको अगेन इसका पार्शियल फ्रैक्शन बनेगा। अब पार्शियल फ्रैक्शन थोड़ा सा मुख्तलिफ बनेगा। पहला टर्म तो हमारा वही है, एच ऑफ एस इक्वल टू ए अपॉन एस प्लस 3। ये तो सीधा सीधा हो गया, इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन भी नहीं होनी चाहिए। असल मसला है जब ये इक्वेशन जहां पे लिखा हुआ होगा तो उसका पार्शियल फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे। अब मेरी एक बात सुने थोड़ा गौर से। मैंने आपको कहा कि जब भी s+1, s+2, s+3 या s अकेला, इस तरह के जो फैक्टर्स डिनोमिनेटर में लिखे हुए होते हैं उनको हम न्यूमरेटर में क्या असाइन कर रहे हैं? सिर्फ अकेला कांस्टेंट असाइन कर रहे हैं। सही है। लीनियर इक्वेशंस अगर आपको पता है, अलजेब्रिक इक्वेशंस अगर आपको पता है, तो अलजेब्रिक इक्वेशन का एक होता है ऑर्डर। ऑर्डर कैसे होता है कि पहले होता है सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट, सही है, फिर कांस्टेंट के साथ एक वेरिएबल आ जाता है, फॉर सपोज x+1, फिर इस यहाँ पे x की पावर क्या है? 1 है। फिर उसके बाद क्या होता है? x² प्लस x+1, मतलब अब क्या हो गया? पावर 2 हो गई। फिर क्या होता है उसके बाद? पावर 3, फिर पावर 4 एंड सो ऑन। तो उसकी अलजेब्रिक इक्वेशन की ऑर्डर ऐसे बढ़ती जाती है। सही है। अच्छा, अब जो इस तरह के फैक्टर्स थे जहां पे हमारे पास लिखा हुआ था s, s+1 और s+2, तो इसमें आप नोटिस करें यहाँ पे इन सब में s की पावर क्या है? 1। यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, इन सब की पावर्स थी 1। लिहाजा हम क्या करते थे? a अपॉन s प्लस b अपॉन s+1 प्लस c अपॉन s+2। ठीक है। अब मसला क्या है? मसला ये है, अच्छा इसमें नोटिस करें आप कि जब s+1 है, s की पावर 1 है, तो उसके पीछे क्या है? उसके पीछे कांस्टेंट है। मैंने ऑर्डर बताया ना कि पहले कांस्टेंट, फिर s की पावर 1, फिर s की पावर 2, फिर s की पावर 3 और s की पावर 4 एंड सो ऑन। मतलब अलजेब्रिक इक्वेशंस इस तरह से डेवलप होती हैं कि अगर कोई वेरिएबल नहीं है तो कांस्टेंट, अगर एक वेरिएबल आ गया पावर 1 है तो कांस्टेंट और वेरिएबल दो टर्म्स होंगे, फिर दो की पावर है, पावर या एक्सपोनेंट 2 है तो टर्म्स 3 होंगे, एक पावर 2 वाला टर्म, एक पावर 1 वाला टर्म और एक पावर 0 वाला टर्म जिसको हम कांस्टेंट कहते हैं। तो अब जब पावर 1 है उसके लिए हम असाइन कर रहे हैं कांस्टेंट। जब पावर s की 2 आ जाएगी तो उसके लिए अकेला कांस्टेंट नहीं होगा, उसके लिए हमें पूरी इक्वेशन असाइन करनी पड़ेगी, और ये ऐसा हो जाएगा कि a अपॉन s+3 प्लस
नीचे आ जाएगा पूरा का पूरा एस स्क्वायर प्लस 8s प्लस 25 और न्यूमरेटर में हम लिखेंगे बी एस प्लस सी। मतलब क्या है कि हमने इस इक्वेशन को दो कांस्टेंट असाइन किए हैं क्योंकि इसके पोल्स कितने आए, दो आए, 4 + 3 आयोटा और 4 - 3 आयोटा। क्योंकि इसके रूट्स दो हैं, दो वैल्यूज इसकी आएंगी, तो इसके लिए इसको कांस्टेंट भी दो असाइन किए हमने, एक बी और एक सी। मगर ऐसे नहीं लिखा बी प्लस सी, हमने उसके साथ इक्वेशन बना दी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको असाइन करने के लिए हमने एक लीनियर इक्वेशन रखी। जैसे पावर 1 के लिए सिर्फ कांस्टेंट देते थे जो उसके पिछले वाली चीज थी, इसी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए असाइन किया हमने लीनियर इक्वेशन जो उसके पीछे थी। अब पावर 1 वाला यहां पे आ गया, पावर 2 नीचे है। इसमें क्या है, इसमें पावर 1 नीचे है और पावर 0 ऊपर है। तो अगर यहाँ पे s³ आ जाता तो ऊपर हम 3 वेरिएबल असाइन करते और लिखते bs² प्लस cs प्लस d। अगर डिनोमिनेटर में क्यूबिक इक्वेशन होती तो ये मामला इस तरह से पार्शियल फ्रैक्शंस का बढ़ता रहता है। ये बात समझ में आई है कि किस तरह से हमने इसका पार्शियल फ्रैक्शन बनाया, a/s प्लस 3 प्लस bs प्लस c अपॉन s² प्लस 8s प्लस 25। तो कॉम्प्लेक्स फंक्शंस में जब भी कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे तो पहला कारनामा हम ये वाला करेंगे। यहां तक अगर सबको क्लियर है तो फिर मैं आगे चलूं। यहां तक मुझे फीडबैक दे दें अगर समझ में आ गया है तो। यस सर, क्लियर। जी सर। अच्छा, बाय द वे एक कॉम्प्लीमेंट्री चीज बोल दूं मैं यहाँ पे, ये जो पार्शियल फ्रैक्शंस हैं ये मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में आपको मैं सिखा रहा हूँ। मेरा लेप्लेस में इतना टाइम सिखाने में नहीं लग रहा जितना मुझे पार्शियल फ्रैक्शन समझाने में टाइम लग रहा है। और ये पार्शियल फ्रैक्शन आपने जो सिंपल कैलकुलस जब आप पढ़ते हो, मल्टीवेरिएट कैलकुलस नहीं, जो खाली कैलकुलस जब पढ़ाई जाती है तो उसमें पार्शियल फ्रैक्शंस होते हैं। इंटीग्रेशन वहां पे कराई जाती है और पार्शियल फ्रैक्शंस वहां पढ़ाए जाते हैं। तो मेरा जितना टाइम इसमें, नो सर, मैंने पढ़ा है। तो अनफॉर्चुनेटली आपको नहीं पढ़ाया गया होगा। इंटीग्रेशन पढ़ाई गई थी उसमें सर इंटीग्रेशन और डेरिवेशन करवाई थी, जी। ये पार्शियल फ्रैक्शन ही करवाया था। ये तो प्रीवियस 9 सुन ले मैट्रिक में पढ़ा था, तब से थोड़ा माइंड में है। सुन ले सुन तो ले। इंटीग्रेशन जो है उसके अंदर एक मेथड ये भी है, इंटीग्रेशन का एक मेथड है बाय पार्ट्स वाला, दूसरा मेथड है ये पार्शियल फ्रैक्शन वाला, तीसरा मेथड है वो जो नॉर्मल इंटीग्रेशन आप करते हो। तो जो कैलकुलस आपको पढ़ाई गई है उसमें ये बाय पार्ट्स वाला फार्मूला पढ़ाया गया है, u * v वाला, इंटीग्रेशन u * v। यस सर। जी सर। जी, इसके इस वाले बाय पार्ट्स वाले के बाद ये पार्शियल फ्रैक्शंस पढ़ाए जाते हैं। मैं आपके साथ कभी इसमें फिर कंटेंट शेयर कर दूंगा जो ओरिजिनल HEC की तरफ से है, वो कंटेंट शेयर कर दूंगा मैं आपके साथ कभी कैलकुलस के। एनीवेज, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ये चीज पहले आपको आनी चाहिए थी। नहीं आती है तो कोई आपके ऊपर वो मसला नहीं है। मैं सिर्फ मेंशन कर रहा था कि अगर किसी को लगे कि हमें लेप्लेस पे ज्यादा टाइम लग रहा है तो किस वजह से लग रहा है, वो ये है। चलें जी, अब आ जाते हैं वापस। हमें ये इक्वेशन डेवलप होके मिल गई। अब इस इक्वेशन को हम दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके लिए आपको जो रेजिड्यू मेथड है उसके थ्रू भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और इसको एक दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं जिसको अलजेब्रिक मेथड कहा जाता है। अब मैं यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊंगा अलजेब्रिक मेथड से, क्योंकि रेजिड्यू मेथड आपको आ चुका है। दो एग्जांपल्स मैंने उससे करवा लिए हैं, मेरे लिए आसान है वही वाला यहाँ रिपीट करना, मगर मैं आपको नया मेथड सिखाना चाह रहा हूँ कि आपको दूसरा मेथड जो अलजेब्रिक मेथड है इन पार्शियल फ्रैक्शंस को सॉल्व करने का, वो भी आना चाहिए। और वो मेथड सिंपल पोल्स पे भी अप्लाई होगा और रिपीटिंग पोल्स पे भी अप्लाई हो सकता है। मतलब पार्शियल फ्रैक्शंस को सॉल्व करने के लिए दो मेथड्स हैं।
पार्शियल फ्रैक्शंस को सॉल्व करने के लिए दो मेथड है, एक है रेजिड्यू जो आप सीख चुके हो, दूसरा मेथड है अलजेब्रिक मेथड। सही है, और ये वाला मेथड मैं अभी आपको इस क्वेश्चन में समझा रहा हूं ताकि एक नया क्वेश्चन है उसमें नई चीज आप सीख लें। सही है, और फिर आपको जो आसान लगे, रेजिड्यू आसान लगे तो पेपर्स में आप रेजिड्यू कीजिएगा, अगर आपको अलजेब्रिक आसान लगे तो पेपर्स में आप अलजेब्रिक कीजिएगा, दोनों वैलिड है। चलें जी, ये इक्वेशन बन गई, इस इक्वेशन को लेके चलते हैं अलजेब्रिक मेथड की तरफ। यहाँ पे कॉम्बिनेशन मेथड भी गिवन है रेजिड्यू वाला, मगर उसमें हम लेके नहीं जा रहे इसको, हम आज आ गए अलजेब्रिक मेथड के ऊपर। अलजेब्रिक मेथड बड़ा आसान है इन अ वे कि हमें बी और सी की वैल्यू किस तरह से मिल सकती है और ए की वैल्यू किस तरह से मिल सकती है। अच्छा, वन थिंग, ए जो है पहले उसको अलग से हम निपटा लेते हैं, क्योंकि ए सीधा सीधा है, तो ए को अलजेब्रिक मेथड में नहीं इसको लेके जाना है हमने। ए के लिए पहले ये खत्म हो जाएगा और s+3 जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो s+3 इधर खत्म, s+3 इधर खत्म, और s+3 इक्वल टू 0 से हमें s मिलेगा इक्वल टू -3, और इसको जब हम -3 जब हम इसमें पुट करेंगे तो a की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, इक्वल टू 2। सही है, a हमें मिल जाएगा इक्वल टू 2। अब उसके बाद हमने चले जाना है अलजेब्रिक मेथड की तरफ। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बाकी आपको क्या बचा है, आपके पास बचा है 10s², बल्कि 10s² पुराने वाले में था, इसमें नहीं है, इसमें क्या है 20 है, तो इसमें है 20 s+3 इंटू s² प्लस 8s प्लस 25 इक्वल टू bs प्लस c अपॉन s² प्लस 8s प्लस 25। सही है, ये है इक्वेशन हमारे पास बची है। ए वाले टर्म को हम यहां नहीं लेके आ रहे क्योंकि वो ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं ना, तो उसको फिलहाल एलिमिनेट किया है, बी और सी मालूम कर रहे हैं। अच्छा, अब अलजेब्रिक मेथड शुरू कहां से होगा, अलजेब्रिक मेथड शुरू यहां से होता है कि जो डिनोमिनेटर गिवन है, ओरिजिनल फंक्शन का जो डिनोमिनेटर गिवन है, ये इस डिनोमिनेटर को पहले हम खत्म करेंगे, और डिनोमिनेटर को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन पूरी को इस डिनोमिनेटर के साथ दोनों साइड्स मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब ये वाले टर्म पूरे को हम मल्टीप्लाई करेंगे s+3 मल्टीप्लाइड बाय s² प्लस 8s प्लस 25 से, और राइट हैंड साइड पे जो ये गिवन है इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे s+3 इंटू s² प्लस 8s प्लस 25 से। बोथ द साइड्स जो इस टर्म का डिनोमिनेटर है उससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, इक्वेशन है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप दोनों साइड्स मल्टीप्लाई करोगे। तो क्या होगा, इसकी मल्टीप्लीकेशन से क्या नतीजा निकलेगा कि ये डिनोमिनेटर पूरा का पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 20। और राइट हैंड साइड पे जब हम जाएंगे तो bs प्लस c का डिनोमिनेटर है s² प्लस 8s प्लस 25, तो ये खत्म हो जाएगा इसके साथ, और डिनोमिनेटर में हमें बचेगा सिर्फ bs प्लस c अपॉन s+3, बाकी पूरा का पूरा जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसकी मल्टीप्लिकेशन के साथ जब हम करेंगे तो उसका डिनोमिनेटर कैंसिल, डिनोमिनेटर में नहीं बचेगा, ये s+3 न्यूमरेटर में बचेगा, आपको ये s+3 न्यूमरेटर में बच के मिलेगा। ये मल्टीप्लिकेशन वाला मामला आपको समझ में आया? यहां लिख देता हूं यार मैं आपके लिए। Yes, sir.
देखें भाई, यहाँ पे हम इसके साथ मल्टीप्लाई करा रहे हैं s प्लस 3 इंटू एस स्क्वायर प्लस 8s प्लस 25, और इधर भी हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं s प्लस 3 इंटू एस स्क्वायर प्लस 8s प्लस 25। सही है। अब ये पूरा का पूरा इसकी मल्टीप्लीकेशन यहाँ खत्म हो जाएगा, तो यहाँ न्यूमरेटर में क्या बचेगा, सिर्फ 20 प्लस ये वाला बीच में नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे ये एस स्क्वायर प्लस 8s प्लस 25 खत्म हो जाएगा इसके साथ। तो न्यूमरेटर में बाकी क्या बचेगा, 20 इज इक्वल टू बी एस प्लस सी इंटू एस प्लस 3। ये वाला स्टेप सबको समझ में आया है? यस सर, यस। चले, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे हम। फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करेंगे कि 20 इज इक्वल टू सेम, अब s प्लस 3 जो है bs को भी मल्टीप्लाई करेगा और c को भी मल्टीप्लाई करेगा, तो इनकी मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करनी है हमने। तो पहला वाला टर्म हो जाएगा bs स्क्वायर प्लस 3bs, फिर c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा cs प्लस 3c। ऐसा ही है? जी बिल्कुल सर। तो ये वाली इक्वेशन जो है जहन में रखें, इस इक्वेशन को जहन में रखें, फिर इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। अरे यार, अच्छा इसमें ना एक मिस्टेक है, हमने एक गलती की है। वो गलती ये की है कि हमने ए को इंक्लूड नहीं किया, हमें ये ए को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ए को भी जब इंक्लूड करोगे तो आपके पास ऐसा हो जाएगा कि ये वाला टर्म ए के साथ कैंसिल होगा, बाकी बचेगा 20 इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाय एस स्क्वायर प्लस 8s प्लस 25 प्लस, फिर ये वाला टर्म जो है इसके साथ कैंसिल होगा, बाकी बचेगा सेम वही bs प्लस c इंटू एस प्लस 3। सही है। अब इसकी मल्टीप्लीकेशन होगी, अब ये प्रॉपर तरीके से जो है सिंप्लीफाई होगा, और हम लिखेंगे 20 इज इक्वल टू ए एस स्क्वायर प्लस 8as प्लस 25a प्लस bs स्क्वायर प्लस 3bs प्लस cs प्लस 3c। अब ये सारी की सारी चीजें जो इधर लिखी हुई हैं वो सब की सब हमने मल्टीप्लाई कर दी, और हमें आंसर मिला है ए एस स्क्वायर प्लस 8as प्लस 25a प्लस बी एस स्क्वायर प्लस 3bs प्लस cs प्लस 3c। अब इसमें हमने सिंप्लीफिकेशन सिर्फ ये करनी है कि जो पावर s की है उसके हिसाब से उनको हमने सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ पे s स्क्वायर है, यहाँ पे भी s स्क्वायर है, तो हमने इनको अलग करना है। तो ये हो जाएगा 20 इज इक्वल टू ए एस स्क्वायर प्लस बी एस स्क्वायर 3s स्क्वायर। जी, और फिर हमें एस वाले अलग करने हैं। अब एस वाले कौन से लिखे हुए, एक लिखा हुआ है 8as, दूसरा लिखा हुआ है 3bs। ठीक है, तो हम लिखेंगे 8as प्लस 3bs। उसके बाद हमने कांस्टेंट ढूंढने हैं, जो सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट लिखे हुए होंगे उनको फिर हम अलग करेंगे। तो कांस्टेंट कौन से लिखे हुए हैं, एक लिखा हुआ है 25a, और अच्छा एक सेकेंड, सी एस वाला एक तीसरा भी है, ये भी लिखा हुआ है सी एस, तो हम यहाँ लिखेंगे सी एस, तीसरा भी है इसमें। अब लेके आएंगे कांस्टेंट, एक है 25a और दूसरा है 3c, तो हम इसको लिखेंगे 25a प्लस
3c। अब ये ए बी सी तीनों यहां पे लिख के पड़े हुए हैं। अब सिर्फ हमने ये करना है, इक्वेशन के दो साइड से, एक साइड इक्वेशन के लिखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ 20, और दूसरी साइड इक्वेशन में ये सारे टर्म्स लिखे हुए हैं जहां पे एस स्क्वायर भी है, एस भी है और कांस्टेंट भी है। सही है। अब इस इक्वेशन को से एबीसी मालूम करने के लिए हमें कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे कोएफिशिएंट्स को हमने कंपेयर करना है। यहां तक अगर बात आपको समझ में आ गई है तो फिर मैं ये कोएफिशिएंट्स कंपेयर करा के दूं आपको। यस सर। सर चलें। एक जी जी स्टेप समझ नहीं आया। जी पूछे। सर ये जो आपने रेड में फर्स्ट स्टेप लिखा है 20 इक्वल टू ए इंटू एस स्क्वायर प्लस, जी ये थोड़ा समझा दें। चलें, ये मैं सिंपल तरीके से बताता हूं। पहले मैं मल्टीप्लिकेशन से बता रहा था, अब सिंपल तरीके से बताता हूं। सुने, ये जो 20 अपान ये वाला टर्म लिखा हुआ है ना, मैं अब ये सारी मार्किंग करता हूं, कौन से वाले कलर से करूं, सारे कलर तो यूज कर लिए, चलें ये कलर यूज कर लेते हैं। ये जो ये टर्म लिखा हुआ है ना यहाँ पे, इस टर्म को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें दूसरी साइड इधर। सही है। जब ये पूरा टर्म इस तरफ आएगा तो ए वाले टर्म को भी मल्टीप्लाई करेगा और जो बीएससी वाला टर्म है उसको भी मल्टीप्लाई करेगा। ऐसा ही है। यस सर, ऐसे ही। बट सर वो तो पहले क्रॉस कर दिया है, अब उसको नहीं अगेन हम नहीं किया ना उधर क्रॉस। कैसे लेके जाएंगे? नहीं बेटा, क्रॉस नहीं किया हमने। हमने पहले सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन बनाए, क्रॉस नहीं किया हमने इसको। पहले सिर्फ हमने पार्शियल फ्रैक्शन बनाए, ए अपॉन समथिंग और बीएस प्लस सी अपॉन समथिंग, ये पार्शियल फ्रैक्शन बनाए, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किया हमने। यहां पे इसको पहले स्टेप में हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में प्लस है तो प्लस की वजह से ए वाले टर्म से अलग मल्टीप्लाई होगा, बीएससी वाले टर्म से अलग मल्टीप्लाई होगा। तो जब ए वाले टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो एस प्लस 3 खत्म हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा, ए मल्टीप्लाइड बाय एस स्क्वायर प्लस 8s प्लस 25। फिर जब बीएससी प्लस सी वाले टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो एस स्क्वायर प्लस 8s प्लस 25 खत्म हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा, एस प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय बीएस प्लस सी। आई बात समझ में? एस प्लस 3 तो खत्म नहीं हो जाएगा? ओके सर। नहीं ना, एस प्लस 3 तो ए के साथ खत्म हो रहा है ना, बी के साथ थोड़ी खत्म हो रहा है। अच्छा सुने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के आगे वाले स्टेप समझ में आ गए? मैं क्रॉस यस सर, आगे मल्टीप्लिकेशन, वाले समझ आ गए। चले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वापस समझा देता हूँ, बोर्ड साफ करूं मैं थोड़ा। अब सुने मेरी बात सर जी। जी सर। अब देखें, ये पूरा का पूरा अगर मैं इस ए के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, लेट अस अज्यूम कि ये जो s प्लस 3 है ये बराबर है x के, और ये जो पूरा का पूरा लिखा हुआ है ये बराबर है y के। ठीक है, लिखने में मुझे मसला हो रहा है इसलिए मैं इन दोनों को x और y असाइन कर देता हूं। अब इसको मैं जब उधर लेके जाऊंगा तो ये होगा a अपॉन s प्लस 3 प्लस bs प्लस सी अपॉन एस स्क्वायर प्लस 8s प्लस 25 इंटू एक्स वाई। सही है। अब ये एक्स वाई इस टर्म को भी मल्टीप्लाई करेगा, इस टर्म को भी मल्टीप्लाई करेगा, दोनों को अलग अलग करेगा ना। तो ये हो जाएगा, जब a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो होगा ये a एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस ये हो जाएगा bs प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय एक्स वाई अपॉन वाई। तो अब क्या होगा, पहले वाले टर्म में x कैंसिल हो जाएगा